साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपीएससी 2023 और यूपी पीसीएस 2023 के लिए टेस्ट देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है यूपीएससी 2023 के लिए, उसका टेस्ट नंबर 4 यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जो मुख्यतः ज्योग्राफी और करंट अफेयर से संबंधित है। तो इसके 100 प्रश्नों में से 50 प्रश्नों को पहले वीडियो में और नेक्स्ट 50 प्रश्नों को हम लोग सेकंड वीडियो में कवर करेंगे। तो ये प्रश्न जो है आपके यूपीएससी के साथ साथ यूपी पीसीएस के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि मीथेन हाइड्रेट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। 3 कथन दिए गए हैं। यह बर्फ की एक पिंजरे नुमा जालक संरचना है जिसमें मीथेन विद्यमान होता है, सही है। या निम्न तापमान एवं उच्च दाब में स्थित होता है। मीथेन हाइड्रेट निम्न तापमान एवं उच्च दाब में स्थित होता है, यह भी सही है। तीसरा, यह उत्तरी कनाडा और रूस के स्थायी तुषार में तटवर्ती निक्षेपों में पाया जाता है, तो ये सही है। तो 3 के तीनों कथन सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, जो मीथेन हाइड्रेट है यह निम्न ताप एवं उच्च दाब वाले समुद्री संस्तर में भी पाया जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से किन औद्योगिक प्रदेशों या क्षेत्रों को प्रमुख औद्योगिक प्रदेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए, जो प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं, वर्तमान में कुल ऐसे 8 प्रदेश हैं, 8 क्षेत्र हैं, जिनमें आपका गुरुग्राम दिल्ली मेरठ क्षेत्र और कोल्लम तिरुवनंतपुरम क्षेत्र शामिल है। गुरुग्राम दिल्ली मेरठ क्षेत्र और कोल्लम तिरुवनंतपुरम क्षेत्र शामिल है। तो यहाँ पर 1 और 4 अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जबकि जो अन्य दो हैं, प्रयागराज वाराणसी मिर्जापुर क्षेत्र और उत्तरी मालाबार क्षेत्र, ये लघु औद्योगिक प्रदेश क्षेत्र के या क्षेत्र के तहत आते हैं। ऐसे कुल 13 क्षेत्र हैं। आगे बात करते हैं, अंत्यावसायी या मेहनत कश कामगार निम्नलिखित में से किस गतिविधि से जुड़े होते हैं। ये द्वितीयक गतिविधियों से जुड़े होते हैं, द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों से जुड़े होते हैं। देखिए, द्वितीयक गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है, अर्थात ये प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल का रूप परिवर्तित कर उसे मूल्यवान बना देती हैं। इस प्रकार द्वितीयक गतिविधियां विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण अर्थात अवसंरचना उद्योग से संबंधित होती हैं। द्वितीयक गतिविधियां करने वाले लोगों को अंत्यावसायी या मेहनतकश कामगार या इंग्लिश में ब्लू कॉलर वर्कर्स कहा जाता है। आगे चलते हैं, भूमध्य रेखीय प्रदेश की बस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन से सही हैं। तो देखिए, भूमध्य रेखीय प्रदेश में बेदुइन, पिग्मी तथा ओरंग जो है ये असली जनजातियां निवास करती हैं। तो देखिए, ये वाला कथन आपका सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भूमध्य रेखीय प्रदेश हैं उसमें देखिए, अमेजन बेसिन की इंडियन जनजातियां तथा कांगो बेसिन की पिग्मीज और मलेशिया की ओरंग असली पूरी एक जनजाति है। ओरंग असली जनजातियां निवास करती हैं, परंतु जो बेदुइन है, बेदुइन अरब की खानाबदोश जनजाति है, जो कि ऐतिहासिक रूप से अरब प्रायद्वीप के रेगिस्तानी क्षेत्रों में निवास करती है, ना कि भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में, इसलिए ये गलत है। दूसरा, अधिकांश आदिम लोग जो है शिकारी एवं संग्रहकर्ता के रूप में रहते हैं, और जो थोड़े विकसित हो जाते हैं, अधिक विकसित होते हैं, वो स्थानांतरणशील या झूम कृषि करते हैं। तो पहला गलत, दूसरा सही है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। देखिए, पहला, भूरे कोयले का उपयोग वाष्प विद्युत ऊर्जा उत्पादन में ईंधन के रूप में किया जाता है। यह कथन सही है। देखिए, भूरा कोयला जो होता है, जो लिग्नाइट होता है, उसे प्रायः भूरा कोयला भी कहा जाता है। दूसरा, बिटुमिनस कोयला एंथ्रेसाइट कोयले की तुलना में उच्च गुणवत्ता का होता है। तो ये कथन आपका सही है। देखिए, 4 प्रकार के कोयले होते हैं, पिटवा और आपका लिग्नाइट, बिटुमिनस, और सबसे उच्च कोटि का जो कोयला होता है वो एंथ्रेसाइट कोयला होता है। तो यहाँ लिखा है बिटुमिनस कोयला एंथ्रेसाइट कोयले की तुलना में उच्च गुणवत्ता का होता है। ये कथन गलत है, क्योंकि एंथ्रेसाइट कोयले की गुणवत्ता सबसे अधिक होती है, तो दूसरा कथन गलत हो गया। तीसरा, बिटुमिनस कोयले में सभी प्रकार के कोयलों की अपेक्षा अशुद्धियां सबसे कम तथा कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो देखिए, बिटुमिनस कोयला जो होता है, बिटुमिनस कोयला या इसे काला कोयला भी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि लिग्नाइट को भूरा कोयला कहते हैं, वैसे बिटुमिनस कोयले को काला कोयला कहते हैं। यह अपेक्षाकृत मुलायम कोयला होता है। इसमें बिटुमेन नामक टार जैसा पदार्थ पाया जाता है। यह लिग्नाइट कोयले की तुलना में उच्च लेकिन एंथ्रेसाइट की तुलना में खराब गुणवत्ता का कोयला है। बिटुमिनस कोयले में कार्बन की मात्रा लगभग 60 से 80 होती है, ठीक है। तो यहां पे जो तीसरा वाला कथन है, ये बिटुमिनस कोयले के बारे में ना होकर के ये किसके बारे में है? एंथ्रेसाइट कोयले के बारे में, तो इसलिए गलत है।
तो यहाँ पर केवल पहला कथन सही, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित दी गई स्थितियों में से कौन सी स्थिति या स्थितियां गेहूं की अच्छी फसल के लिए आदर्श स्थिति या स्थितियां नहीं हैं? तो 3 स्थितियां दी गई हैं, कौन सा इसमें सही नहीं है? तो देखिए, इसके लिए 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती नहीं, इतनी अधिक वर्षा की आवश्यकता नहीं होती। 50 से 75 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। अत्यधिक वर्षा गेहूं की फसल के लिए हानिकारक होती है और स्थिर जल में इसकी जड़ें नष्ट हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त ये जो है शीतोष्ण, मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। तो ये पहला वाला नहीं है, मतलब पहली स्थिति आदर्श स्थितियों में नहीं आती है। हल्की दोमट मिट्टी होनी चाहिए, ये सही है, ये आदर्श स्थिति है। और वहीं परिपक्वता अवधि के दौरान शीत ऋतु का तापमान 10 से 15 डिग्री और ग्रीष्म ऋतु का तापमान 21 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, ये सही है। तो 2 और 3 जो है ये आदर्श स्थितियां, परंतु पहला वाला नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा आदर्श स्थिति नहीं, ये पूछा है। अगला है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, प्रमुख बंदरगाह और किस देश से संबंधित है? देखिए, आपका हैम्बर्ग जर्मनी से संबंधित है, एंटवर्प नीदरलैंड से नहीं बल्कि बेल्जियम से संबंधित है। एंटवर्प जो है नीदरलैंड से नहीं बेल्जियम से संबंधित है, जबकि रॉटरडम जो है वो नीदरलैंड से संबंधित है। तो दूसरा गलत हो गया। बाल्टीमोर ये संयुक्त राज्य अमेरिका का है, ये सही है। हवाना ब्राजील का नहीं है, हवाना क्यूबा का है, ब्राजील का सेंटोस है, ठीक है। तो ये आपका पहला सही है, तीसरा सही है, दूसरा चौथा गलत है। तो इस प्रकार से 1 और 3 अर्थात सी ऑप्शन आपका, एक सेकेंड, कौन सा सुमेलित है ना? देखिए, पहला वाला सुमेलित है, नहीं कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है। तो आपका दूसरा सुमेलित नहीं है और चौथा सुमेलित नहीं है, तो इसलिए डी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चलवासी पशुचारण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। पेरी क्षेत्र में चलवासी पशुचारक लामाओं का पालन करते हैं, लामाओं का पालन करते हैं, ये कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि देखिए लामाओं को एंडीज एंडीज क्षेत्र में चलवासी पशुचारण के हिस्से के रूप में पाला जाता है। पेरी क्षेत्र उत्तरी अमेरिका में स्थित है, इसलिए पहला कथन गलत है। दूसरा, आर्कटिक और उप आर्कटिक क्षेत्रों में चलवासी पशुचारकों द्वारा पाले जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु जो है वो रेंडियर है, ये कथन सही है। तो पहला गलत, दूसरा सही, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस WSSV के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन दिए गए, बताना कौन सही है। पहला, व्हाइट स्पॉट बीमारी एक DNA आधारित अत्यधिक संक्रामक विषाणुजनित संक्रमण है, ये कथन आपका सही है। दूसरा, यह विषाणु केवल क्रस्टेशियाई को संक्रमित करता है, ये भी सही है। वर्तमान में इस बीमारी के अनियंत्रित रूप से घटित होने एवं इसके प्रसार को रोकने के लिए कोई उपचार उपलब्ध नहीं है, ये भी सही है। 3 के तीनों सही है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, हाल में अभी क्या हुआ है, आगरकर अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नैदानिक उपकरण विकसित करने के साथ उसका पेटेंट कराया है, जो व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस का पता लगाता है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। उपनगरीकरण की प्रक्रिया संबंधित है किससे? तो आप इसमें सी ऑप्शन पढ़िए। उपनगरीकरण शहर के घने बसे क्षेत्रों से हटकर रहन सहन की अच्छी गुणवत्ता की खोज में शहर के बाहर स्वच्छ एवं खुले क्षेत्रों में जाने वाले लोगों से संबंधित है, तो सी ऑप्शन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका, महाद्वीपों में कोयले के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रमुख कोयला क्षेत्र और महाद्वीप, कौन सा इसमें सुमेलित है, ये बताना है। तो देखिए, रूर कोयला क्षेत्र आपका यूरोप, रूर कोयला क्षेत्र जो है आपका यूरोप, और यूरोप में भी कहाँ से संबंधित है? ये यूरोप में ये जो है आपका जर्मनी संबंधित है। सिगरेनी सिगरेनी कोयला क्षेत्र ये आपका एशिया भारत में। शांता कैटरीना शांता कैटरीना जो है ये उत्तरी अमेरिका का नहीं है, बल्कि दक्षिण अमेरिका में ब्राजील का है, तो ये तीसरा वाला सही नहीं है, दूसरा सही है। बैंकी बैंकी जो है ये अफ्रीका का है, बैंकी जो है अफ्रीका का है, ये आपका सही है। देखिए, वहाँ पे विट बैंक है जिम्बाब्वे का, बैंकी बैंकी आपका जिम्बाब्वे का है। तो यहाँ पर तीसरा वाला छोड़ करके पहला दूसरा चौथा सही है, पहला दूसरा चौथा अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आयुलिंग जनसंख्या पिरामिड के संदर्भ में निम्नलिखित ग्राफ पर विचार कीजिए। यह निम्नलिखित देशों में से किसकी जनसंख्या जननांकी को निरूपित करता है? तो ये जो है आपका, ये बताना है। तो ये जो है आपका जापान की जनसंख्या पिरामिड को बताता है। इस पिरामिड का देखिए,
जो आधार है एक संकीर्ण आधार है और शीर्ष जो है वो सुंडाकार है। यह जो है इस प्रकार का जो पिरामिड होता है यह निम्न जन्म और मृत्यु दर को दर्शाता है, मतलब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही काफी निम्न होती हैं। जापान जैसे विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि लगभग शून्य अथवा ऋणात्मक होती है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। आयु, लिंग, पिरामिड और निरूपित जनसंख्या, इन्हें हमें सुमेलित करना है, मतलब बताना है कौन से सही सुमेलित है। देखिए इसमें विस्तृत आधार वाला त्रिभुजाकार पिरामिड ये विस्तारित होती जनसंख्या को निरूपित करता है, पहला सही है। जैसे कि नाइजीरिया का आयुलिंग पिरामिड को ले सकते हैं, ठीक है, या अन्य अल्प विकसित देशों का प्रतिरूप है। इस पिरामिड में उच्च जन्म दर के कारण निम्न आयु वर्गों में विशाल जनसंख्या पाई जाती है, बांग्लादेश, मैक्सिको इत्यादि। घंटी के आकार का पिरामिड जो होता है ये इसमें क्या होता है, देखिए जैसे कि आप मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया का आयुलिंग पिरामिड लेंगे तो यह पिरामिड घंटे के आकार का होता है और इसमें शीर्ष की ओर सुंडाकार होता जाता है, जैसा कि यहाँ पे है ना, ये शीर्ष की ओर सुंडाकार इस प्रकार का घंटी बनती जाती है। तो शीर्ष की ओर सुंडाकार होता जाता है। यह दर्शाता है कि जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान है, जिसके परिणामस्वरूप जनसंख्या लगभग स्थिर हो जाती है। तो हास्यमान जनसंख्या नहीं होती है, स्थिर जनसंख्या, तो ये यहाँ से सुमेलित है, इसलिए दूसरा सही नहीं है। तीसरा, शुंडाकार शीर्ष के साथ संकीर्ण आधार, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया था इस चित्र में। तो ये क्या है, इसमें जनसंख्या ह्रास होती है, जैसे कि जापान में है, यहाँ पे जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही बहुत निम्न होते हैं, तो इसलिए ये आपका इससे मिलेगा। इसलिए दूसरा और तीसरा दोनों ही सुमेलित नहीं है, पहला सही है, तो ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। कौन सा सही सुमेलित है, पहला वाला। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एग्जिम बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। इसे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत स्थापित किया गया था, नहीं। इसे जो है भारत सरकार द्वारा भारतीय निर्यात आयात बैंक अधिनियम 1981 के तहत निर्यात ऋण के एक संरक्षक के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, यह केवल भारत के निर्यातकों और आयातकों को ऋण प्रदान करता है, यह कथन भी गलत है। क्यों? क्योंकि यह विदेशी वित्तीय संस्थानों, क्षेत्रीय विकास बैंकों, संप्रभु सरकारों और विदेशों में अन्य संस्थाओं को ऋण व्यवस्था लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान करता है। जैसे अभी हाल ही में श्रीलंका को लाइन ऑफ क्रेडिट दी गई थी। तो पहला दूसरा दोनों ही गलत हैं, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए अभी हाल ही में क्या हुआ कि भारतीय निर्यात आयात बैंक अर्थात एग्जिम बैंक की योजना वर्ष 2022-23 वित्त वर्ष 2023 में नए ऋण प्रदान करने और पुराने ऋण के एक हिस्से को पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए विदेशी बांडों के माध्यम से लगभग $3 बिलियन जुटाने की योजना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या से प्रवासन के लिए प्रतिकर्ष कारक है? प्रतिकर्ष कारक अर्थात पुश फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो देखिए पुश फैक्टर जो होते हैं ये नकारात्मक होती हैं और एक होता है अपकर्ष कारक। ये प्रतिकर्ष कारक है, अपकर्ष कारक मतलब पुल फैक्टर जो अपनी तरफ खींचती हैं लोगों को, तो वो सकारात्मक होती है। तो प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं और महामारियां ये दोनों ही क्या हैं? ये प्रतिकर्ष कारक हैं, किसी स्थान से लोगों को जाने के लिए ये प्रेरित करती हैं। जबकि काम के बेहतर अवसर, शांति और स्थायित्व ये जो है पुश कारक हैं, सॉरी पुल कारक हैं। अपकर्ष कारक अपनी तरफ खींचती हैं। तो पहला और दूसरा ही जो है क्या है? प्रतिकर्ष कारक है, तो ए ऑप्शन। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीन कथन दिए गए हैं। देखिए पहला है काला हांडी। बताना है कि उपयुक्त जो तीनों कथन है निम्नलिखित खनिज अयस्कों में से किसे वर्णित किया जा रहा है। 4 अयस्क दिए गए हैं। पहला, काला हांडी और संबलपुर इस खनिज अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं, ये कथन। दूसरा, यह लेटेराइट चट्टानों से संबद्ध है जो विस्तृत रूप से प्रायद्वीपीय भारत के पठारी क्षेत्रों अथवा पर्वत श्रेणियों के साथ साथ देश के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। तीसरा, यह दरअसल एक खनिज नहीं बल्कि एक चट्टान है जो मुख्य रूप से हाइड्रेटों से निर्मित है। तो ये जो है सारी चीजें बॉक्साइट के बारे में बताई जा रही हैं। बॉक्साइट मुख्यतः टर्सरी निक्षेपों में पाया जाता है और यह लेटराइट चट्टानों से संबद्ध है। बॉक्साइट को छोड़कर अन्य सभी अलौह धात्विक खनिजों के संबंध में भारत की स्थिति जो है वो काफी निम्न है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि ओडिशा जो है, ओडिशा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत में। और काला हांडी और सबलपुर है, ये आपके उड़ीसा के प्रमुख जो है बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र हैं। और भारत में कुल बॉक्साइट संसाधनों का 51% जो है
अकेले उड़ीसा में पाया जाता है। दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश जहाँ 16% है, तीसरे पे गुजरात है जहाँ पे 9% है, चौथे पे झारखंड है जहाँ पे 6% है। आगे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? भारतीय रेलवे की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक वर्ष 1998 में कोंकण रेलवे का निर्माण है। यह 760 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग हमारे देश के महत्वपूर्ण राज्यों को जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कोंकण रेल नेटवर्क का भाग नहीं है? तो देखिए, ये जो है आपका रेल मार्ग महाराष्ट्र के रोहा को कर्नाटक के मैंगलोर से जोड़ता है और यह महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्य को जोड़ता है। इसमें तमिलनाडु नहीं आता है। इसमें 3 राज्य हैं, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। ठीक है, तमिलनाडु इसमें नहीं आता है। और एक फैक्ट और याद रखिएगा पिछले प्रश्न के लिए कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वर्ल्ड स्तर पर, विश्व स्तर पर ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे पे चाइना है, तीसरे पे गिनी है, चौथे पे ब्राजील और भारत 5वें नंबर पे है उत्पादक के रूप में। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, फेरी पत्तन विशेष रूप से छोटी दूरियों को तय करते हुए जलीय क्षेत्रों के आर पार डाक तथा यात्रियों के परिवहन से संबंधित होते हैं। ये कथन सही है। नौसेना पत्तन ऐसे पत्तन होते हैं जिनका केवल सामरिक महत्व होता है। ये भी सही है। आत्रपो पत्तन, आत्रपो या एंट्री एंट्री पॉट पोर्ट्स, ये जो है एकत्रण केंद्र हैं जहां विभिन्न देशों से आयात हेतु वस्तुएं लाई जाती हैं। नहीं, ये गलत है। ये ऐसे स्थान होते हैं, पत्तन होते हैं जहां विभिन्न देशों से निर्यात हेतु, निर्यात करने के लिए वस्तुएं लाई जाती हैं। ठीक है, तो यहां आयात के लिए नहीं, निर्यात के लिए। तो तीसरा वाला सही नहीं है, पहला दूसरा आपका सही है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। जैसे आत्रपो पत्तन या इंट्रीपोर्ट पोर्ट्स के उदाहरणों की बात करें तो एशिया के लिए आपका सिंगापुर है, यूरोप के लिए रोटरडम है और बाल्टिक क्षेत्र के लिए कोपेनहेगन है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। लिंगराज मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भगवान शिव को समर्पित है और यह कलिंग शैली की स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण। दो के दोनों कथन सही हैं, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, हाल ही में हुआ क्या, केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक लिंगराज मंदिर के लिए ओडिशा के अध्यादेश का विरोध किया है। ठीक है, तो उसी के विरोध स्वरूप ये प्रश्न बनता है। तो देखिए, यह भगवान शिव लिंगराज मंदिर जो है यह भगवान शिव को समर्पित तथा भुवनेश्वर में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में राजा ययाति केसरी ने आरंभ कराया और 11वीं शताब्दी में राजा लाल तेंदु केसरी ने इसे पूरा करवाया था। और यह लाल पत्थर से निर्मित मंदिर जो है वास्तुकला की कलिंग शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह शैली मोटे तौर पर नागर शैली के अंतर्गत आती है। कलिंग शैली जो है नागर शैली के अंतर्गत ही आती है। आगे चलते हैं। देश में भूमि उपयोग में परिवर्तन के कारण निम्नलिखित में से किन संवर्गों के भूमि उपयोग के अंतर्गत क्षेत्रफल में वृद्धि दर्ज की गई है? तो वन के अंतर्गत क्षेत्रफल और निवल बोया गया क्षेत्रफल में, तो 1 और 2 ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर। फसल गहनता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। यह सकल बोए गए क्षेत्र और निवल बोए गए क्षेत्र का अनुपात होता है। यह कथन आपका सही है। वर्तमान में फसल गहनता कितनी है? 136% है। 136% याद रखिएगा, जिसमें स्वतंत्रता के बाद से केवल 25% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो पहला कथन गलत सही हो गया। दूसरा, यदि हम सीमित भूमि से उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी को पर नियोजित करते हैं तो श्रम की मांग काफी बढ़ जाती है। यह भी कथन सही है। 2 के दोनों कथन सही हैं और आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गहन निर्वाह कृषि की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? गहन निर्वाह कृषि, तो देखिए, गहन निर्वाह कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है और इस प्रकार की कृषि मुख्यतः एशिया में मानसूनी वर्षा वाले घनी आबादी वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इसकी विशेषताओं में देखें तो भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव, श्रम गहनता, फसल उत्पादन बढ़ाने, अत्यधिक यांत्रिकरण नहीं, मशीनीकरण नहीं होता ज्यादा, तो तीसरा सही नहीं है। चौथा, प्रति श्रमिक निम्न उत्पादकता के साथ प्रति इकाई क्षेत्रफल में उच्च उपज होती है। प्रति व्यक्ति देखेंगे या प्रति श्रमिक देखेंगे तो उत्पादकता निम्न होती है, परंतु प्रति इकाई क्षेत्रफल में उच्च उपज होती है। तो 1, 2, 4 तीसरा वाला नहीं है, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं।
निम्नलिखित में से किन उद्योगों को भार ह्रास वाले कच्चे माल पर आधारित उद्योग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो इसमें लौह एवं इस्पात उद्योग और लुगदी उद्योग तथा चीनी उद्योग, इन तीनों को इसके तहत रखा जाता है। तो आपका 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 3। देखिए, भार ह्रास या वेट लूजिंग वाला कच्चा माल वह सामग्री जिनका निर्माण होने के बाद पहले की तुलना में उसका भार कम हो जाता है। उदाहरण के लिए तांबे को उसके कच्चे माल ताम्र अयस्क से परिष्कृत किया जाता है। और भार ह्रास वाले कच्चे माल का उपयोग करने वाले उद्योग उन प्रदेशों में स्थापित किए जाते हैं जहां कच्चा माल उपलब्ध होता है। जैसे भारत में चीनी मिलें गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में स्थापित हैं। इसी तरह लुगदी उद्योग, तांबा प्रगलन और कच्चा लौह उद्योग अपने कच्चे माल प्राप्त के स्थानों के निकट ही स्थापित किए जाते हैं। आगे चलते हैं। जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं। तो पहला, इसका उपयोग किसी क्षेत्र की भावी जनसंख्या का पूर्वानुमान करने के लिए किया जा सकता है, सही है। दूसरा, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर शहरी औद्योगिक एवं साक्षर समाजों की विशेषता है, यह भी सही है। यह 2 चरणों में जनसांख्यिकी संक्रमण की व्याख्या करता नहीं, 3 चरणों में करता है, 3 चरणों में, ठीक है। तो तीसरा सही नहीं है। 3 चरण, पहले चरण में क्या होता है? उच्च प्रजनन दर और उच्च मृत्यु दर होती है। यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है। दूसरे चरण में क्या होता है? प्रजनन दर तो उच्च बनी रहती है, किंतु समय के साथ इसमें गिरावट आती है और मृत्यु दर में कमी के साथ आती है। यह मृत्यु दर में कमी के साथ आती है। इसमें जनसंख्या में सकल वृद्धि होती है, टोटल में देखें तो जनसंख्या वृद्धि होती है। तीसरे चरण में क्या होता है? प्रजनन दर और मृत्यु दर दोनों ही में काफी गिरावट आ जाती है। तो ये या तो जनसंख्या स्थिर हो जाती है या धीरे धीरे बढ़ती है, कई बार निगेटिव में भी चली जाती है। तो पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा सही, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने वर्ष 2024 तक सभी सरकारी योजनाओं में पौष्टिकृत चावल के वितरण को मंजूरी दी है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सरकारी योजनाओं में वितरण हेतु चावल के पौष्टिकरण की पूरी लागत केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी, सही है। भारत में चावल को आमतौर पर आयोडीन के साथ पौष्टिकृत किया जाता है, नहीं, ये सही नहीं है। देखिए, चावल का पौष्टिकरण, राइस फोर्टिफिकेशन क्या होता है? आहार आवश्यकता में सुधार करने हेतु सामान्य चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों, सामान्यतः आयरन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड मिलाने की एक प्रक्रिया है। भारत में चावल को बहिर्वेधन तकनीक, एक्सट्रूशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पौष्टिकृत किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आयोडीन के साथ पौष्टिकृत नहीं किया जाता है। तो पहला कथन सही है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। इस प्रकार के उद्योग भारी उद्योग होते हैं जो प्रायः कोयला क्षेत्रों के पास स्थित होते हैं और धातु प्रगलन, भारी इंजीनियरिंग, रसायन विनिर्माण या वस्त्र उत्पादन से संबद्ध होते हैं। उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस प्रकार के उद्योग का सर्वोत्तम वर्णन किया गया है? तो चिमनी वाले उद्योग का। आगे बढ़ते हैं। चावल की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा या से सही है। मृणमय काली मृदा जिसमें जल संचित रह सकता है चावल के लिए आदर्श होती है। मृणमय काली मृदा नहीं, मृणमय जलोढ़ मृदा होती है। तो पहला कथन गलत हो गया। इसके लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा के साथ मध्यम तापमान और उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है। देखिए, मध्यम तापमान नहीं, उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए ये दूसरा वाला भी गलत हो गया, दूसरा वाला भी गलत हो गया। तीसरा, देश के कुल फसली क्षेत्र के लगभग 1/4 भाग में चावल की खेती की जाती है, ये सही है। तो केवल सी ऑप्शन, केवल तीसरा कथन आपका सही है। देखिए, पश्चिम बंगाल जो है चावल के उत्पादन में अग्रणी है, नंबर 1 पर है। तो उसके बाद उत्तर प्रदेश है, तीसरे पे आंध्र प्रदेश है। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की कृषि सांख्यिकी 2014-15 के अनुसार भारत में चावल लगभग आधे राज्यों में उगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा हाल ही में समाचारों में रही पॉइजन पिल स्ट्रेटजी का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? तो देखिए, सी ऑप्शन पढ़िए। यह किसी कंपनी के मौजूदा शेयर धारकों को छूट पर अतिरिक्त शेयर खरीदने की अनुमति प्रदान करती है। ये अभी हाल ही में क्या हुआ है कि ट्विटर ने सर्वसम्मत से एक तथाकथित शेयर धारक अधिकार योजना को अपनाया, जिसे पॉइजन पिल भी कहा जाता है। यह योजना सभी शेयर धारकों को उचित नियंत्रण प्रीमियम का भुगतान किए बिना किसी भी संस्था, व्यक्ति या समूह द्वारा खुले बाजार में संचयीकरण के माध्यम से ट्विटर पर नियंत्रण प्राप्त करने की संभावना को कम कर देगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, सही है। यह रूस के मॉस्को से जापान के टोक्यो तक जाता है, नहीं, यह रूस में ही विस्तारित है। देखिए, इसका निर्माण यूरोपीय रूस को
साइबेरिया ये एशियाई रूस से जोड़ने के लिए किया गया था। यह पश्चिम में, यदि पश्चिम में देखेंगे, वेस्ट में, पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर मॉस्को, उफा, नोवोसिबिर्स्क, इरकुत्स्क, चिता और खाबरोव्स्क खाबरोवस्क से गुजरते हुए प्रशांत तट पर व्लादिवोस्तोक, पूर्वी तट पे आएंगे, व्लादिवोस्तोक तक जाता है। यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग होने के कारण 8 समय क्षेत्रों को पार करता है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए, बताना उपयुक्त में से कौन सा या से सही है। दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है। ये कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि मिस्र जो है वो अफ्रीका का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है, ना कि अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका भी एक प्रमुख इस्पात उत्पादक देश है, परंतु सबसे बड़ा मिस्र है। तो पहला कथन गलत होगा। दूसरा, लोरेन में यूरोप का सबसे बड़ा लौह अयस्क भंडार है। लोरेन आपका फ्रांस में स्थित है। यह कथन आपका सही है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भूमध्य सागरीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए गए, बताना उपयुक्त में से कौन सा कथन यह से सही है। पहला, यह अत्यधिक वाणिज्यीकृत कृषि है। भूमध्य सागरीय कृषि सही है। यह केवल भूमध्य सागरीय क्षेत्र में प्रचलित है, नहीं, यह कथन सही नहीं है। देखिए, विश्व में 5 प्रमुख क्षेत्र हैं जहां भूमध्य सागरीय प्रकार की कृषि की जाती है। इनमें सबसे बड़ा क्षेत्र भूमध्य सागर के चारों ओर अवस्थित है, इसलिए इसे भूमध्य सागरीय कृषि कहा जाता है। अन्य क्षेत्रों में संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया, मध्यवर्ती चिली, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी भाग इत्यादि शामिल हैं। तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा, अंगूर की खेती भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषता है। सही है। सर्दी के मौसम में फल और सब्जियां उगाई जाती हैं, ये भी सही है। तो पहला तीसरा चौथा डी ऑप्शन। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता या विशेषताएं विभिन्न प्रकार के ग्रामीण बस्ती प्रतिरूपों की हैं। पहला, नगरों के आसपास विकास का वृत्ताकार प्रतिरूप नहीं, ये ग्रामीण बस्ती प्रतिरूप नहीं है। देखिए, वृत्ताकार प्रतिरूप कहाँ होता है, इस प्रकार के गांव झीलों और तालाबों आदि के चारों ओर विकसित होते हैं। कभी कभी गांव को इस योजना से बसाया जाता है कि उसका मध्य भाग खुला रहे, जिससे जिसमें पशुओं को रखा जाए ताकि वे अन्य जीवों से सुरक्षित रहें। तो पहला वाला सही नहीं है। दूसरा, जहां कई सड़कें मिलती हैं वहां तारे के आकार का प्रतिरूप विकसित होता है, तो ये सही है। तीसरा, झीलों के आसपास आयताकार प्रतिरूप विकसित होता है, नहीं, झीलों के आसपास आयताकार प्रतिरूप नहीं होगा। आयताकार प्रतिरूप जो है आपका ग्रामीण बस्तियों का, यह प्रतिरूप समतल क्षेत्रों या चौड़ी अंतरा पर्वतीय घाटियों में पाया जाता है। इसमें सड़कें आयताकार होती हैं और एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। तो इसमें आप देखेंगे पहला सही नहीं, तीसरा सही नहीं, केवल दूसरा सही है, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। कृषि के प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ट्रक कृषि, दूर स्थित बाजारों के लिए बड़े पैमाने पर एक या एक से अधिक सब्जियों की फसल उगाना, ये सही है। कारखाना कृषि, इसमें विनिर्मित पशु आहार एवं पशु चिकित्सा देखभाल के साथ गौशालाओं और बाड़ों में पशुपालन, विशेष रूप से कुक्कुट पालन एवं मवेशी पालन किया जाता है, ये भी सही है। तीसरा, मिश्रित कृषि, एक ही समय विभिन्न फसलें उगाने पर समान बल देना, नहीं, मिश्रित कृषि में क्या होता है, कृषि के साथ साथ जो है पशुपालन भी किया जाता है। तो तीसरा वाला सही नहीं है, तो 1 और 2 डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए। 5 नगर दिए गए, बताना स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत आने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क भारत के उपयुक्त में से कौन से प्रमुख शहरों से होकर गुजरता है। देखिए, जो आपका स्वर्णिम चतुर्भुज है ये मुख्यतः 4 महानगरों को, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता को जोड़ती है, और अन्य नगरों में यह जो है आपका भुवनेश्वर, अन्य नगरों में देखेंगे तो भुवनेश्वर, वाराणसी और जयपुर को, भुवनेश्वर, वाराणसी, जयपुर को जोड़ने का कार्य करती है। इसके अतिरिक्त आप इलाहाबाद, आगरा, मथुरा, गांधीनगर, उदयपुर, बड़ोदरा, धनबाद, विशाखापट्टनम, अजमेर, विजयवाड़ा, सूरत, कोल्हापुर, पुणे, कानपुर, कटक, बहरामपुर, दुर्गापुर, जयपुर, बालेश्वर, बेंगलुरु, अहमदाबाद, इनको भी जोड़ती है, ठीक है, परंतु पटना और कोटा को नहीं जोड़ती है। तो 1, 3, 4 सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व का सबसे बड़ा सेल गैस भंडार है। तो चीन में है। देखिए, सेल गैस एक प्राकृतिक गैस है जो एक प्रकार की तलछटी चट्टान सेल से उत्पन्न होती है। चीन के पास विश्व का सबसे बड़ा सेल गैस भंडार होने का अनुमान है। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे पे है, अर्जेंटीना तीसरे पे है, मैक्सिको चौथे पे है, दक्षिण अफ्रीका पांचवें पे, ऑस्ट्रेलिया छठे पे है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। स्थानांतरी कृषि और राज्य, पामलू मणिपुर का है, बेवर मध्य प्रदेश, कुरवा झारखंड, पेंडा आंध्र प्रदेश, ये सभी के सभी सुमेलित हैं। तो 1, 2, 3, 4 डी ऑप्शन। एंथ्रासाइट कोयले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 कथन दिए गए, बताना इनमें से कौन सा या से सही है।
तो देखिए, यह अन्य प्रकार के कोयले की तुलना में कठोर और अधिक चमकदार होता है। ये कथन आपका सही है। दूसरा, विश्व के कुल कोयले का लगभग 50% भाग एंथ्रेसाइट है, नहीं केवल 5% भाग जो है वो एंथ्रेसाइट है, तो दूसरा गलत है। तीसरा, पेंसिल्वेनिया एंथ्रेसाइट क्षेत्र जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित है, नहीं पेंसिल्वेनिया एंथ्रेसाइट क्षेत्र जो है उत्तरी अमेरिका में स्थित है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में में यह जो है स्थित है। तो ये भी गलत हो गया, केवल पहला वाला आपका सही है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। एंथ्रेसाइट देखिए 4 प्रकार के कोयले होते हैं, पिट, लिग्माइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट। बिटुमिनस को जो है काला कोयला कहते हैं, लिग्नाइट को भूरा कोयला कहते हैं। सबसे एंथ्रेसाइट कोयला जो है यह सर्वोत्तम प्रकारों में कोयले के सर्वोत्तम प्रकारों में से एक है। इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 80 से 90% तक होती है और यह आसानी से प्रज्वलित नहीं होती है। देखिए भारत में इस प्रकार का कोयला जो है एंथ्रेसाइट कोयला कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, केवल जम्मू कश्मीर में पाया जाता है और वो भी बहुत कम मात्रा में। ये फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। भारत में प्रचलित सिंचाई प्रणालियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लघु सिंचाई परियोजना में सतही और भौम जल दोनों ही स्रोत शामिल होते हैं, जबकि बड़ी और मध्यम परियोजनाएं अधिकांशतः सतही जल संसाधनों का दोहन करती हैं। सही है। ड्रिप सिंचाई, स्प्रे या सूक्ष्म छिड़काव सिंचाई और बबलर सिंचाई सिंचाई विधियों की कुंड सिंचाई श्रेणी के अंतर्गत आती है, कुंड सिंचाई के अंतर्गत नहीं आती है। यह जो है आपकी स्थानीयकृत सिंचाई लोकलाइज्ड इरिगेशन के अंतर्गत आती है। जो कुंड सिंचाई होती है इसमें क्या होता है? प्रमुख ढलान की दिशा में खेत की लंबाई के साथ छोटी समानांतर नाली बनाकर कुंड सिंचाई की जाती है और प्रत्येक पाइप के ऊपरी सिरे को कुंड पर लगा दिया जाता है और इसमें जल गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से इसमें जल जो है गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से नीचे की ओर बहता है। तो इसमें पहला वाला सही है, दूसरा गलत है, ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए कौन सा कथन सही नहीं है विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि के बारे में? पहला, यह मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क भूमि प्रदेशों में प्रचलित है। सही है। इसमें गेहूं प्रमुख फसल है, हालांकि मक्का, जौ, जई और राई जैसी अन्य फसलें भी उगाई जाती हैं, ये भी सही है। सी, इसमें खेत का आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए जुताई से लेकर कटाई तक कृषि के सभी कार्य यंत्रों द्वारा किए जाते हैं, ये भी सही है। तीसरा वाला भी सही है। चौथा, इसमें प्रति व्यक्ति उच्च उत्पादन के साथ प्रति एकड़ उच्च उत्पादन होता है, नहीं ये कथन गलत है। इसमें प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है, इसमें प्रति एकड़ देखेंगे तो उत्पादन कम होता है लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है, तो डी वाला सही नहीं है। स्वच्छंद उद्योग को इंग्लिश में फूट लूज इंडस्ट्री कहते हैं, याद रखिएगा फूट लूज, क्योंकि एग्जाम में जो है अधिकतर फूट लूज उद्योग लिख करके ही आता है, तो इसे हिंदी में स्वच्छंद उद्योग भी कहते हैं, फूट लूज उद्योग इंडस्ट्री इंग्लिश में कहते हैं। के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए, बताना इनमें से कौन सा या से सही है। देखिए ये काफी हद तक संगठक पुर्जों पर निर्भर होते हैं जिन्हें कहीं भी प्राप्त किया जा सकता है, सही बात है। दूसरा, स्वच्छंद उद्योग संबंधित क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने में अत्यधिक योगदान देते हैं, नहीं। ये गैर प्रदूषणकारी उद्योग होते हैं जो आवासीय क्षेत्रों के पास स्थापित हो सकते हैं। ये उद्योग दूरस्थ क्षेत्रों में स्थापित किए जाने चाहिए, नहीं, ये आपके आवासीय क्षेत्रों के पास भी स्थापित हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत है, तो यहां पर ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं। पहला है, यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत प्रारंभ एक केंद्रीय कार्यक्रम है, यह कथन गलत है। देखिए स्वनिधि से समृद्धि यह जो है पीएम स्वनिधि की एक अतिरिक्त योजना है, यह आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के तहत शुरू किया गया है, तो पहला गलत हो गया। इसका उद्देश्य दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, नहीं ये गलत है। इसका उद्देश्य रेहड़ी पटरी वालों के समग्र विकास और सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना है, तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा, भारतीय गुणवत्ता परिषद इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन भागीदार है, ये कथन आपका सही है, तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने 14 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के 26 शहरों में स्वनिधि से समृद्धि योजना का शुभारंभ किया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारक किसी विशेष स्थान के जनसंख्या घनत्व में वृद्धि का कारण होते हैं? तो आर्थिक अवसर, उपजाऊ मृदा, स्थलाकृतियां, ये होती हैं 1 2 3, डी ऑप्शन। उत्प्रवास, देखिए उत्प्रवास जो है आपका इंग्लिश में कहते हैं इमिग्रेशन। इमिग्रेशन जो है किसी विशेष क्षेत्र के लोगों का बाहरी आवागमन है, मतलब वहां से चले जाना है, इमिग्रेट कर जाना है।
इससे जनसंख्या में कमी आती है, जबकि जो इसका उल्टा होता है अप्रवासन, जो इमिग्रेशन होता है, इसमें स्पेलिंग IMMIGRATION होता है। इसमें क्या होता है, इसमें लोग आते हैं तो जनसंख्या में वृद्धि होती है, जनसंख्या घनत्व में। आगे बढ़ते हैं। अब्रक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए, बताना उपयुक्त में से कौन सा या से सही है। तो देखिए, अब्रक के उत्पादन में भारत का लगभग एकाधिकार है, जो विश्व के कुल उत्पादन के आधे से अधिक भाग का उत्पादन करता है। देखिए, लगभग एकाधिकार है जो विश्व के कुल उत्पादन का लगभग 60% जो है, आधे से अधिक कह रहे हैं ना, तो 60% जो है उत्पादन करता है भारत। सही है पहला कथन। भारत के राजस्थान में अब्रक का सबसे बड़ा भंडार है। राजस्थान में नहीं है, राजस्थान में नहीं है, आंध्र प्रदेश में 41% हिस्सेदारी के साथ आंध्र प्रदेश सर्वोच्च स्थान पे, दूसरे नंबर पे राजस्थान आता है, तीसरे पे उड़ीसा आता है। तो दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा, अभ्रक में प्रत्यास्थता, कठोरता, लोचशीलता और पारदर्शिता का एक अनूठा संयोजन है और इसीलिए इसका मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में उपयोग किया जाता है। तो पहला दूसरा गलत है, तीसरा सही है। तीसरा कौन सा इसमें पूछ रहा है, एक सेकेंड, कौन सा इसमें सही है। तो देखिए, पहला तो सही था ना, आधे से अधिक उत्पादन करता है, और तीसरा सही है। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। मैग्नीज के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। तीनों कथन है, उपयुक्त तत्वों में से कौन सा या से सही है। पहला, इसका उपयोग विरंजक, चूर्ण और कीटनाशकों के निर्माण में किया जाता है। सही है। ब्राजील मैग्नीज एस का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नहीं, दक्षिण अफ्रीका है। दक्षिण अफ्रीका विश्व में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ब्राजील 5वें नंबर पे है, तो दूसरा गलत हो गया। जापान भारत के मैग्नीज का सबसे बड़ा खरीदार देश है, ये सही है आपका। तो पहला और तीसरा सही है, तो डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45। लौह अयस्क और कोकिंग कोयले के अतिरिक्त लौह और इस्पात उद्योग के लिए निम्नलिखित में से कौन से अपरिहार्य कच्चे माल हैं। तो चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैग्नीज, अग्रि सह मृतिका, जिसे फायर क्ले कहते हैं इंग्लिश में, ये सभी के सभी डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए, बताना उपयुक्त कथनों में से कृषि के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका वर्णन किया गया है। पहला, इसका मुख्य उद्देश्य उच्च उत्पादकता प्राप्त करने और उत्पादन लागत को कम रखने के लिए आधुनिक आगतों के उपयोग के माध्यम से फसल उत्पादन करना है। सही। ये दूसरा, यह आमतौर पर विरल आबादी वाले क्षेत्रों में की जाती है। तीसरा, यह गहन या विस्तृत हो सकती है। ये तीनों के तीनों कथन जो है वाणिज्यिक कृषि के बारे में बात कर रहे हैं, तो सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। हाल ही में कभी कभी सुर्खियों में उल्लिखित जे फॉर्म संबंधित है किससे। मंडियों में किसान की कृषि उपज की बिक्री रसीद से। अभी हाल ही पंजाब जो है भारत का पहला राज्य बन गया है जो इस रबी मौसम की खरीद से किसानों को तत्काल रूप से डिजिटलीकृत फॉर्म जे प्रदान करेगा। फॉर्म जे मंडियों या अनाज मंडियों में से किसी किसान द्वारा बिक्री की गई कृषि उपज की बिक्री रसीद है, जो विक्रेता किसान के लिए आय प्रमाण के रूप में कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। यह एक यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है, बताना है किस देश के वर्णन कर रहा है ये। यह एक विशाल प्रायद्वीप है जो यूरोप और एशिया के महाद्वीपों को जोड़ता है। यह उत्तर पश्चिम में बुल्गारिया के साथ राजनीतिक सीमा साझा करता है। डॉर्डेनल्स, मार्मरा सागर और बोस्पोरस जलसंधि इस देश को 2 असमान भागों में विभाजित करता है। उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस देश का वर्णन किया गया है। तुर्की। तुर्की मैपिंग के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है इस बार, चूंकि अभी हाल ही में यहाँ पे आपका भूकंप आया था। आगे चलते हैं, जिसमें कई हजार लोग मारे गए हैं। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तांबे के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, बताना है उपयुक्त में से कौन सा या से सही है। तो देखिए, भारत अपनी आवश्यकताओं से तांबे के आरक्षित भंडार के मामले में आत्मनिर्भर भारत नहीं है। यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जिम्बाब्वे, मैक्सिको से तांबा आयात करना पड़ता है भारत को, तो आत्मनिर्भर तो बिल्कुल नहीं है। दूसरा, भारत में तांबे का प्रमुख निक्षेप उड़ीसा में स्थित है। तांबे का जो है कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में स्थित है, तो ये कथन भी आपका सही नहीं है। तांबे के निक्षेप मुख्यतः झारखंड के सिंहभूम जिले में, मध्य प्रदेश के बालाघाट तथा राजस्थान के झुंझुनू एवं अलवर जिलों में पाए जाते हैं, ना कि उड़ीसा में, तो दूसरा वाला भी गलत हो गया। तीसरा, तांबे का खनन एक महंगी और लंबी प्रक्रिया है क्योंकि तांबे के अयस्क में धातु का प्रतिशत अत्यधिक कम होता है, तो तीसरा वाला सही है। तो यहाँ पे केवल 3, डी ऑप्शन। भारत में 813 मिलियन टन तांबा अयस्क का सबसे विशाल भंडार राजस्थान राज्य में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। भारत के सौर ऊर्जा लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
3 कथन दिए गए। पहला, भारत वर्तमान में संस्थापित सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में विश्व में दूसरे स्थान पर नहीं, 5वें नंबर पे, 5th नंबर पे। तो पहला आपका गलत हो गया। दूसरा, वर्ष 2011 के पश्चात भारत का सौर ऊर्जा क्षेत्र 50% से अधिक की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से वृद्धि कर रहा है। 50% से अधिक ये कर रहा है आपका लगभग 59%। ये सही हो गया। तीसरा, भारत ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत वर्ष 2030 तक 300 गीगावाट की कुल संस्थापित ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये भी सही है। तो दूसरा तीसरा सही है, डी ऑप्शन। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।